2 दिसंबर 1984 का साल, ये वो साल था जिस दिन भोपाल में सब कुछ नॉर्मल था। बट कुछ नॉर्मल नहीं था तो वो भोपाल की एक फैक्ट्री जिसने 50,000 टन जहरीली गैस रिलीज करी, जिसने पूरे भोपाल को मार दिया। 40,000 लोग मारे गए। उस रात इस फैक्ट्री ने भोपाल के लोगों को, उनकी पीढ़ी को दिया तो कैंसर, हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक अपंगता। उस रात भोपाल में लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एम्बुलेंस की आवाज थी, कुछ रो रहे थे तो कहीं कहीं रोने के लिए कोई बचा ही नहीं था, बिकॉज उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। आज जब भी भोपाल का जिक्र होता है तो इस त्रासदी की याद जरूर आती है, जिसे लोग कहते हैं कि ये हादसा था। क्या सच में ये हादसा था? इसमें भारत सरकार का हाथ नहीं था, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं थी, ये कहीं से भी हादसा था ही नहीं, बल्कि 40,000 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। चलिए जानते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। तो सबसे पहले भोपाल में यूसीआईएल नाम की एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाया जाता था। और जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये डिजास्टर हुआ, उस दिन उस फैक्ट्री के 3 टैंक में डेडली केमिकल MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड भरा हुआ था जो लीक हुआ। बट यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इससे पहले MIC पिछले 10 सालों में यहाँ नहीं बनाया जाता था। इंडिया से बाहर उसे मंगाया जाता था और काम होता था, पेस्टिसाइड बनता था। पर 1979 में सरकार ने यूसीआईएल को एक परमिशन दिया, एक खतरनाक परमिशन, कि MIC भोपाल की इस फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, जिसके बाद हर टाइम MIC यहाँ स्टोर रहती थी। इस फैक्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट के 22% शेयर्स थे और ये फैक्ट्री अमेरिका की थी। 2 दिसंबर की रात जब ये घटना हुई, उस दिन वर्कर्स यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। MIC टैंकर के पास में एक यूनिट होती थी जिसे केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता था, जिसकी सफाई अक्सर हुआ करती थी और ये सफाई पानी से होती थी। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि MIC टैंकर के अंदर अगर पानी की एक बूंद गई तो MIC रिलीज हो जाएगी, जिसके बाद ये घटना हो सकती है। और ये चीज वर्कर्स को भी पता थी और जो वहां के सीनियर ऑफिसर्स थे उन्हें भी पता था। अब आप सोच रहे होंगे कि MIC टैंकर और क्रॉस प्रोसेसिंग यूनिट ये दोनों अलग अलग हैं, तो MIC टैंकर में पानी गया कैसे? बात ये थी कि वर्कर्स ने काम इजी करने के लिए इन दोनों के बीच में, MIC टैंकर और क्रॉस प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में एक पाइप जोड़ दिया जो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। काम तो इजी हो गया, पर इन सब में ये ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा करने से यूसीआईएल की जो MIC टैंकर्स हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्ट हो जाएंगी और स्टोरेज टैंक में पानी जाने का खतरा और बढ़ सकता है। अब क्या ये कोई पहली फैक्ट्री थी जो ऐसा पेस्टिसाइड बनाती थी? तो नहीं, ऐसे कई पेस्टिसाइड कंपनीज पहले थी और अभी भी हैं। हम ऐसी पेस्टिसाइड को डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं, खाते हैं, क्योंकि ऐसी पेस्टिसाइड अक्सर खेतों में यूज करी जाती हैं। मतलब जिस MIC से 40,000 लोग मारे गए, वही MIC को हम बड़े शौक से खा रहे हैं। अब ऐसी फैक्ट्री में क्या होता है कि पाइप्स में जगह जगह पर सेफ्टी वॉल्व लगाए जाते हैं ताकि जब पानी से सफाई हो तो सेफ्टी वॉल्व से उस डायरेक्शन को बंद कर दिया जाए जहां पर सफाई नहीं करनी है। बट यहाँ पर ऐसा था ही नहीं। दूसरी तरफ ये कंपनी लॉस में जा रही थी तो सेफ्टी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अब जो 3 टैंक थे, E610, E611, E619, उनमें से जो 2 टैंक थे, E610 और E611, उनमें 50% MIC होनी चाहिए थी और जो तीसरा टैंक था वो बिल्कुल खाली होना चाहिए था, ताकि जब दोनों टैंक में MIC गलती से प्रेशराइज हो जाए तो तीसरी टैंक में डाला जा सके। बट वहां भी चीजें गलत थी। E610, E611 जिसमें 50% MIC के साथ में नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि MIC को प्रेशराइज होने से कंट्रोल किया जा सके। बट इन दोनों टैंकों में 50% MIC की जगह पर 80% MIC भरी हुई थी और तीसरा टैंक जिसे खाली होना चाहिए था उसमें 75% MIC भरी हुई थी। ऐसी फैक्ट्रीज में अक्सर कुछ सिस्टम्स होते हैं, उसके अंतर्गत हमें काम करना होता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो अलार्म सिस्टम होता है, जो गैस प्रेशराइज हो जाए तब बचता है, वो खराब था।
जो स्क्रबर होता है, ऐसी फैक्ट्रीज में पेस्टिसाइड में यूज किया जाता है ताकि अगर पेस्टिसाइड या जहरीली गैसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको स्क्रब कर दिया जाए, वो भी नहीं था। एक फायर जोन एरिया होता है जो फैक्ट्री के ऊपर लगाया जाता है ताकि अगर बाई चांस गैस रिलीज हो जाए तो गैस को तुरंत जो है हवा में ही जला दिया जाता है। वो इस फैक्ट्री का 1 साल पहले खराब हो चुका था। मतलब इस फैक्ट्री में जहां रूल्स रेगुलेशन खत्म हो चुके थे, फैक्ट्री को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था और सरकार अंधी बनकर देख रही थी कि कब भोपाल में ऐसा कांड होगा और लोग मारे जाएंगे। अब 2 दिसंबर की रात 9 बजे जब वर्कर ने शिफ्ट चेंज करी तो नए वर्कर्स आते हैं, वो अपना रूटीन चेकअप करते हैं उस कंपनी का, फैक्ट्री का। उन्होंने पाइप्स को धोना शुरू किया। उस टाइम कुछ नोटिस किया गया कि पाइप्स में जितना पानी डाला जा रहा है उतना वापस नहीं आ रहा है। ये बात उन वर्कर्स ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया भी, और सीनियर ऑफिसर्स का ये कहना था कि जो चल रहा है उसको चलने दो, मॉर्निंग में सारी चीजें देखी जाएंगी। और पानी को ऑन रहने दिया जाता है, यानी कि पानी चलता रहता है। तभी रात 10 बजे के आसपास टैंक नंबर E10 में पानी घुसने लगा और केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। जो गैस का एक फॉर्म है वो उस टैंक के नीचे बनना स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर बाद वर्कर की आंखों में जब जलन हुई तो उन्होंने प्रेशर चेक किया। प्रेशर नॉर्मल आ रहा था, क्योंकि पहले से ही मैंने बता रखा है कि यहाँ सारी इक्विपमेंट्स जो चीज़ें थी सब कुछ खराब ही था, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद टैंकर के ऊपर की जो कंक्रीट की चट्टानें थी वो जो है क्रैक होना स्टार्ट हो गई और लगभग 10 मिनट के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। सारी गैस हवा में फैल गई। लेकिन भोपाल वालों के लिए बदकिस्मती ये थी कि हवा का जो रुख था वो भोपाल की तरफ था और कम समय में MIC भोपाल में इंटर कर जाती है। इसी फैक्ट्री के पास में एक रेलवे स्टेशन था और जयप्रकाश नगर नाम का स्लम एरिया। अब जब MIC यहाँ पहुंची तो लोगों की आंखों में जलन स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में लोग आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे, उल्टियां स्टार्ट हो गई, कुछ का शरीर यानी कि ऊपरी त्वचा जो थी वो जलना स्टार्ट हो गई। ऐसे में लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे, जिनके पास कार थी वो भागे, कुछ लोग शहर से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। जो भाग रहे थे उनमें क्या हुआ, भागने के दौरान उन्होंने ज्यादा सांस ले ली, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन ली। ऐसे में उनको और ज्यादा MIC मिल गई और वो लोग वहीं दम घुटने से मारे गए। जो हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कि गैस कौन सी है। यहाँ तक कि बाद में पता चला कि डॉक्टर्स को ये तक नहीं पता था कि MIC नाम की गैस होती क्या है, यानी कि MIC उन लोगों ने पहली बार सुनी थी। डॉक्टर्स ने ज्यादातर पेशेंट के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया ताकि वो जो है सही से सांस ले सके, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऑक्सीजन और MIC का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में जिन जिनको ऑक्सीजन लगाया गया वो सभी मारे गए। जब डॉक्टर्स ने कॉल किया फैक्ट्री में कि गैस कौन सी है ताकि हम उसका इलाज कर सके, फैक्ट्री ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। ऐसे में डॉक्टर ज्यादातर लोगों को पेन किलर दे रहे थे जो नॉर्मल थी, उससे कुछ भी होने वाला नहीं था, लेकिन वो इसलिए दिया जा रहा था ताकि जो पेशेंट है वो पैनिक ना करे। और सुबह 3 बजे पूरा भोपाल एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका था। इसमें जो मरने का आंकड़ा था उसमें बच्चों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा था। कारण ये था कि जो MIC थी वो जमीन पर तेजी से फैलती थी। इसकी वजह से जो छोटे बच्चे थे वो इसका शिकार बन गए। वहीं जिनके पास व्हीकल्स थी वो सिटी से बाहर जा रहे थे और जिनके पास नहीं थी वो स्टेशन पर जा रहे थे। अब स्टेशन पे जो जा रहे थे वहां प्रॉब्लम ये थी कि स्टेशन उस एरिया में आता था जहां यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री लगी हुई थी और वहां जाना और ज्यादा खतरे में जाने के बराबर था। दूसरी चीज ये थी कि स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को स्टेशन पे रुकने नहीं देते थे, बिकॉज अगर कोई ट्रेन आ करके स्टेशन पे रुकी तो उसमें भी लोग मारे जाएंगे। इसलिए लोग जो है चलती ट्रेन को पकड़ना चाहते थे। उसमें कई लोग ट्रैक के नीचे आ गए, उसमें मारे गए। बाद में ये भी कहा गया कि जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने लोगों को एक मालगाड़ी में भरकर उस सिटी से बाहर निकाला था। ये हादसा कहीं से था ही नहीं। पहली बात, इस फैक्ट्री को, इतनी खतरनाक फैक्ट्री को उस एरिया में लगाना जहां भोपाल की 30% आबादी रहती है। दूसरी बात कि ऐसी फैक्ट्री अगर लगती है तो सेफ्टी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए। यहाँ सब कुछ मैनुअल था, मैनुअल छोड़ो कुछ था ही नहीं, मतलब सेफ्टी सिस्टम की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी खतरनाक फैक्ट्री एक ऐसे एरिया में लगाई गई तो क्या भोपाल के लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई? उठाई गई थी। इसके पहले 1991 में MIC की वजह से एक वर्कर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद में उस कंपनी में धरने प्रदर्शन हुए थे, प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, जिसके बाद में उन वर्कर्स को जो उस टाइम वहां पर थे उनको निकाल दिया गया था
और जो कुछ चीजें हैं वो रीचेंज करी गई थी सेफ्टी वगैरह को लेकर के, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, कुछ भी रियलिटी में हुआ ही नहीं था। इस सारे मैटर पर एक आदमी था जो काफी गहराई से, काफी डीपली जांच कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि एक वर्कर 1991 में मारा गया था MI6 की वजह से। उनका नाम था मोहम्मद अशरफ। उन्होंने अपने दोस्त राजकुमार केशवानी को बताया रखा था कि प्रॉब्लम्स किसी वक्त भी आ सकती है, इस फैक्ट्री में कुछ भी सही नहीं है, पाइप्स वगैरह लीकेज कर जाते हैं, पाइप्स में बहुत दिक्कतें हैं और जो चीज़ें हैं, सेफ्टी अलार्म है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और राजकुमार केशवानी जो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करी और जब रिपोर्ट बन जाती है उसके बाद उसे जो है पब्लिश कर दिया गया, जिसकी हेडलाइन थी बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। बताया गया कि यहाँ पर डिजास्टर कभी भी हो सकता है। उस रिपोर्ट में साथ में बताया गया कि ये जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे है जहाँ 30% भोपाल की जनसंख्या रहती है। अगर डिजास्टर होता है तो ये सारी जनसंख्या मारी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर को MI6 के बारे में नहीं पता था तो एक जर्नलिस्ट को कैसे पता। रीजन ये था कि जो ये गैस थी ये तब यूज की गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने गैस चैम्बर में लोगों को मारा था। इसी गैस को डालकर सबको खत्म कर दिया गया था। इसलिए जर्नलिस्ट को पता था कि अगर ये ब्लास्ट होता है MI6 में, यानी कि उस फैक्ट्री में, तो इसी तरीके से लोग मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक सेकंड रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट उन्होंने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी थी और MP के CM को भी पहुंचाई थी, पर कोई एक्शन किसी के द्वारा नहीं लिया गया। सेकंड रिपोर्ट की जो हेडलाइन थी उसमें उन्होंने लिखा भी था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये एक तरह का प्रेडिक्शन था जो राजकुमार केशवानी ने पहले ही कर दिया था कि MI6 कितनी खतरनाक है और ये फैक्ट्री पूरे भोपाल को खत्म कर सकती है, और वही हुआ। शायद अगर वहां पर एक्शन ले लिया जाता तो आज ये हादसा ना होता और 40,000 लोग जो अब तक मारे जा रहे हैं, जो अब तक कैंसर, ट्यूमर जिनको हो रहा है, अपंग हो रहे हैं, वो ना होते। हादसा जो हो गया उसके बाद इंसान क्या चाहता है कि जो हादसे का जो कारण है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा देनी चाहिए थी उसके ओनर को, उस फैक्ट्री के ओनर को, और ओनर था एडरसन, एक अमेरिकी। उस ओनर को अरेस्ट किया जाता है दिल्ली में। अरेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है और सम्मान पूर्वक प्राइवेट प्लेन के थ्रू उसे अमेरिका भेजा जाता है। यहाँ तक कि किसी को कोई सजा मिली ही नहीं। सजा मिली तो सिर्फ और सिर्फ भोपाल के लोगों को, उन पीड़ितों को जो आज भी मर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका से जो मुआवजा आया था उन पीड़ितों के लिए, उसे भी सरकार ने उन तक नहीं पहुंचाया। और उस वक्त देश में सरकार किसकी थी ये आप भी जानते हैं। कैसे एक चीप क्वालिटी की सरकार और एक घटिया फैक्ट्री ने इतने लोगों को मार दिया। उसके बाद भी वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लोगों की हेल्प करना नहीं चाहते। आप समझ सकते हो कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो उसमें मारे गए, जिनके अपने मारे गए और जिनकी जनरेशन आज भी उस दर्द को झेल रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, सच्चाई के साथ, नेक्स्ट सीरीज में।